कृष्णा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कृष्णा नदी जो कि पश्चिमी घाट की या प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, उसके बारे में कथन दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास झरने से निकलती है। तो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के पास झरने से निकलती है, सह्याद्री से, बिल्कुल सही है। यह नदी विजयवाड़ा के निकट अपना डेल्टा बनाती है। तो विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है, उसके निकट एक वृहद डेल्टा बनाती है, काफ़ी उपजाऊ मैदान है वहाँ पे, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा सहायक नदियाँ हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, डी तीनों ही सही है। ठीक है, ये महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर आपको दिख रहा है, यहीं से कृष्णा नदी निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और महाराष्ट्र से होते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों से होकर यह नदी बहती है, ये नदी प्रवाहित होती है। इसकी मेन जो सहायक नदियां हैं, कोयना है, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा नदी जिसके किनारे की विजयनगर जो प्राचीन साम्राज्य था, ऐतिहासिक है, और उसकी राजधानी हम्पी इसी के किनारे, तुंगभद्रा के किनारे ही स्थित थी। इसके अलावा कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर डैम और अलमट्टी जैसे महत्वपूर्ण बांध भी कृष्णा नदी पर ही बने हुए हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित झीलों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम। ये उत्तर अमेरिका की महत्वपूर्ण झीलें, इनको ग्रेट लेक्स भी कहते हैं, और इनका पश्चिम से पूर्व सही क्रम आपको बताना है कौन सा है। चलिए मानचित्र में देख लेते हैं, फिर आते हैं इधर। ये झीलें हैं, इनका सही क्रम क्या होगा। पश्चिम में, सबसे पश्चिम में सुपीरियर झील है, फिर मिशिगन झील है, फिर ह्यूरन झील है, फिर इरी झील है, और अंत में ओंटारियो झील है। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं कि मिशिगन झील को छोड़कर बाकी सभी झीलें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए दोनों की सीमाएं साझा करती हैं, जबकि मिशिगन झील एकमात्र ऐसी ग्रेट लेक में 5 झीलों में से एकमात्र ऐसी झील है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है, कनाडा की सीमा ये साझा नहीं करती है। तो पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। सुपीरियर सबसे पश्चिम, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर इरी और फिर ओंटारियो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैम्ब्रियन काल से संबंधित कथन असत्य है। तो हमने आपको बताया था, इसके पहले भी 1-2 वीडियोस में इससे संबंधित प्रश्न कर चुके हैं कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को कई कालों में बांटा गया है, उन कालों को कई कल्पों में बांटा गया है। ठीक, उन कल्पों को कई शकों में बांटा गया है। तो इसमें पूछ रहा है कैम्ब्रियन काल से संबंधित कथन कौन सा असत्य है। तो कैम्ब्रियन काल में क्या नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। तो औषधि शैलों का निर्माण इसी काल में वृहद स्तर पे हुआ। विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण इसी काल में हुआ है, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति भी इसी काल में हुई। और रीढ़ वाले जीवों का काल इसको नहीं कहा जाता है। रीढ़ वाले जीव आ गए थे यहाँ पे, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में, बहुत कम, ऐसा अनुमान लगाया गया है। रीढ़ वाले जीवों का काल, या जो सबसे ज़्यादा विकास होता है, सिल्यूरियन काल में होता है, इसीलिए सिल्यूरियन काल को रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है। तो डी इसका उत्तर होगा, डी असत्य है, बाकी तीनों सत्य है। देखिए, कैम्ब्रियन काल पैलियोजोइक महाकल्प का एक, देखिए ये काल के बारे में, भूगर्भिक इतिहास के बारे में मैं निश्चित रूप से कल ही आपके लिए वीडियो लाऊंगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है यूपी पीसीएस की आपकी परीक्षा में, अक्सर पूछा जाता है। 2018 में पूछा गया था, 2019 में शायद नहीं था, लेकिन आएगा, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है। तो कल वाला जो चैप्टर रहेगा हमारा, कॉन्सेप्चुअल रहेगा, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, उत्पत्ति से लेकर उद्विकास तक की सारी चर्चाएं कल वाले वीडियो में होगी। 8 बजे रात देखना मत भूलिएगा। और सारे जो अभी तक पिछले वीडियोस आए हैं, अभी मेरा भूगोल और इतिहास का चल रहा है ये। इसके बाद भूगोल इतिहास समाप्ति के बाद हम अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था पे आएंगे, उन दोनों को साथ लेकर चलेंगे। तो 2-2 टॉपिक तैयार करते चलेंगे, आपके एग्जाम तक सब तैयार हो जाएगा। जिम्मेदारी आपकी है कि आपका कोई वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इतना आपको करना है। कैम्ब्रियन जो युग था पैलियोजोइक महाकल्प का एक भाग है। प्राचीनतम अवसादी शैलों का निर्माण जो होता है इसी काल में। भारत में विंध्याचल पर्वतमाला का जो निर्माण होता है इसी काल में होता है। सबसे पहले समुद्रों में घासों की उत्पत्ति, या सार्गैसम जो घास है उसकी उत्पत्ति इसी काल में हुई थी।
पृथ्वी पर इसी काल में सबसे पहले वनस्पति और बिना रीढ़ वाले हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। रीढ़ वाले जीव भी आ गए थे लेकिन बहुत सीमित मात्रा में, लेकिन सिल्यूरियन शक को रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है क्योंकि उसमें पृथ्वी और समुद्रों हर जगह रीढ़ वाले जीवों का बहुत विकास हुआ, इसीलिए उस सिल्यूरियन काल को रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है। तो डी इसका असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तरंगों जो भूकंपी तरंगे हैं, आपको बता दें PSL थोड़ी चर्चा कर देते हैं। P प्राइमरी तरंगे, S सेकेंडरी तरंगे और L लॉन्ग वेव्स। 3 प्रकार की भूकंपी तरंगे होती हैं। इनका जो अध्ययन है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विश्वसनीय है। क्यों विश्वसनीय है? अब आइए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं तो बताते हैं। पी तरंगों के कंपन या प्राथमिक तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। देखिए, पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे, तीनों तरंगों में सबसे ज्यादा गति या सबसे ज्यादा वेग इन्हीं तरंगों का होता है। ये ध्वनि तरंगों की भांति गति करती हैं, अर्थात अनुदैर्ध्य कंपन करती हैं। अनुदैर्ध्य मतलब तरंगों के समानांतर चलती हैं। तो पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों के दिशा के समानांतर होती, बिल्कुल सही है। वहीं एस तरंगे, इनकी गति पी तरंगों की तुलना में कम होती है। ये अनुप्रस्थ तरंग की भांति होती है, अर्थात प्रकाश तरंगों की भांति गति करती हैं। तरंगों की दिशा प्रकाश के तरंगों की तरह तरंगों की दिशा के लंबवत होती है, इनका कंपन लंबवत होता है। तो पी, ये पहला और दूसरा दोनों ही सही है, दोनों सही है, ऑप्शन इसका ए होगा। लेकिन कुछ और चीजें जान लीजिए, जिससे कैसे पता चलता है हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जो पी तरंगे हैं दोस्तों, ध्वनि तरंगों की भांति ये सभी माध्यमों में, अर्थात ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं। लेकिन इनका जो वेग होगा घनत्व बढ़ने के साथ बढ़ेगा, जितना ज्यादा घनत्व होगा उतना ज्यादा वेग होगा। इसका मतलब यह होता है कि जब ठोस में गति करेंगी तो ज़्यादा इनकी गति होगी, ज़्यादा इनका वेग होगा। वहीं द्रव आ जाएगा तो इनका वेग कम हो जाएगा। यही होता है जब ये पृथ्वी में अंदर की ओर जाती हैं तो अचानक क्या देखा जाता है कि मेंटल के नीचे जाते ही, जो निचला मेंटल होता है उसके नीचे जाते ही जब ये क्रोड में इंटर होती हैं, जो क्रोड का ऊपरी भाग होता है, तो इनकी गति धीमी हो जाती है। इससे क्या पता चलता है? साथ ही जो एस तरंगे हैं इनका अध्ययन करें तो एस तरंगे केवल ठोस में ही गमन करती हैं। तो ये एस तरंगे क्या होती है, जो ऊपरी क्रोड है जहाँ पे हमने बताया एस पी तरंगों की गति निम्न हो जाती है, मध्यम हो जाती है या कम हो जाती है, वहाँ पर एस तरंगे गायब हो जाती हैं। क्यों गायब हो जाती हैं? क्योंकि एस तरंगे तरल में, गैस में नहीं चल पाएंगी, केवल ठोस में चल पाएंगी। तो हमको क्या मालूम चलता है कि पी तरंगे जहाँ पर धीमी हो जाती हैं, एस तरंगे जहाँ पर गायब हो जाती हैं, वो जगह अवश्य तरल अवस्था में होगा। तो इसी से हमको मालूम चलता है कि जो ऊपरी क्रोड है, बाहरी क्रोड जो है, वो तरल अवस्था या जमी हुई अवस्था में पाया जाता है। इसी तरह जहां जहां घनत्व में परिवर्तन होगा वहां वहां पी और एस तरंगों के वेग में और इनकी तीव्रता में, इनके गमन पथ में अंतर दिखाई पड़ेगा, जिससे हमको पता चलेगा कि यहाँ का घनत्व कैसा है। तुलनात्मक अध्ययन हम कर पाएंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको जानने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है पीएस तरंगों से। एल तरंगे ये धरातली तरंगे होती हैं, ठीक है, लॉन्ग वेव्स इनको कहते हैं। ये सबसे कम वेग वाली होती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा घातक होती हैं, सबसे ज़्यादा तीव्रता इन्हीं तरंगों की होती है। तो अगर वेग के मामले में पूछा जाए तो पी तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा, एस तरंगों का उससे कम, एल तरंगों का सबसे कम। लेकिन तीव्रता या घातकता के बारे में पूछा जाए तो एल तरंगे सबसे ज़्यादा, फिर एस तरंगे और फिर पी तरंगे। स्टोन एज से बहुत सारे प्रश्न हमने पहले भी कर लिए हैं और आपको एक सीरीज में पूरा स्टोन एज का जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो दे दिया है। फिर भी मैं शामिल कर रहा हूं इन प्रश्नों को कि पूछे जाते हैं तो आप लोगों का गलत ना हो। पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग किस युग के लोगों ने किया था? जो पॉलिशदार पत्थर थे उनका प्रयोग किस युग के लोगों ने किया था? पॉलिश्ड स्टोन्स यूज्ड बाय पीपुल ऑफ व्हाट एरा? तो नवपाषाण युग, हिम युग,
पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग। देखिए भारत में नव पाषाण काल में, जिसका प्रारंभ 7000 ईसा पूर्व से, जबकि विश्व स्तर में यदि बात की जाए नव पाषाण काल की तो 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, नव पाषाण युग भारत में 7000 ईसा पूर्व से माना जाता है, वहीं वैश्विक स्तर पे 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नव पाषाण काल के लोग ही पॉलिशदार पत्थर के औजारों का और उनसे बने हथियारों का प्रयोग करते थे। वही नहीं, इसी काल में अर्थात नव पाषाण काल में ही कृषि और पहिए का भी आविष्कार होता है। आग का आविष्कार दोस्तों पूरा पाषाण काल में होता है, लेकिन सर्वाधिक उपयोग इसी काल में अर्थात नव पाषाण काल में होता है। लेकिन आग का आविष्कार जो हुआ था, खोज जो हुई थी, पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ए, नव पाषाण युग, नियोलिथिक एरा। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स द रूल्स ऑफ एसोसिएशंस लाइफ? तो आप जानते हैं 3 पिटक हैं, कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक उन 3 बौद्ध ग्रंथों में से एक है जो त्रिपिटक कहलाते हैं, अर्थात अभिधम्म, सुत्त और विनय में से एक विनय पिटक है। विनय पिटक भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ और दैनिक जीवन जो संबंधी नियम है, जो संघ के नियम हैं और उनके जो आचार विचार हैं, वो सब इसमें समाहित हैं। वहीं बौद्ध धर्म के उपदेश की बात की जाए तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन है, और अंतिम जो सुत्त पिटक है, तीसरा पिटक सुत्त पिटक है, उसमें बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उनका वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा तीनों पिटक और उनके विषय को। विनय पिटक में जो संघ जीवन है उसके बारे में वर्णन प्राप्त होता है, ठीक, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन है, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तो इसका क्या होगा दोस्तों? संघ जीवन के नियम, विनय पिटक, सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जैनिज्म इज करेक्ट? यह कर्मवाद में विश्वास करता है, यह कर्मवाद में विश्वास नहीं करता है, यह कर्मवाद के संबंध में मौन है, यह कर्मवाद की भर्त्सना करता है। तो देखिए जैनिज्म जो है कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, यह कर्मवाद पे अटूट विश्वास रखता है। उसका मानना है संसार के सभी प्राणी अपने अपने जो संचित कर्म है, जो कर्म करता है, उसी के अनुसार फल भी उसको मिलता है। अर्थात कर्म ही और कर्मों का फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में संलेखना और निषिद्धि प्रथा ये सभी प्रचलित थी। संलेखना के बारे में आपने सुना भी था, बीच में काफ़ी प्रचलित भी थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी श्रवणबेलगोला में जाकर संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है ना, तो इसका ए उत्तर होगा, यह कर्मवाद में विश्वास करता है। अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख में किस कर के वसूले जाने का उल्लेख मिलता है? रुम्मिनदेही अभिलेख जो है उसमें दोस्तों बलि, जो सी इसका है, ये उत्तर होगा बलि। व्हाट टैक्स इज कलेक्टेड इन अशोकास रुम्मिनदेही रिकॉर्ड? तो बलि कर का उल्लेख है। रुम्मिनदेही अभिलेख को अशोक का आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है? आर्थिक अभिलेख। यह रुम्मिनदेही दोस्तों नेपाल की तराई में स्थित है। अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष रुम्मिनदेही अर्थात यहाँ पर आए थे और यहाँ धार्मिक कर बलि को घटाकर 1/8 कर दिया था। इस अभिलेख को अशोक का सबसे छोटा अभिलेख भी कहा जाता है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जन्म का अभिलेख ही प्रमाण मिलता है। तो पूछा जाता है महात्मा बुद्ध के जन्म का अभिलेखी प्रमाण किसमें मिलता है? तो रुम्मिनदेही अभिलेख में। अशोक यहाँ पर 20वें वर्ष में आए थे उसमें, और वहाँ पर जो धार्मिक कर लगाया जाता था बलि, उसको घटा करके 1/8 कर दिया था। तो अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष रुम्मिनदेही या फिर लुम्बिनी भी पूछता है, लुम्बिनी अक्सर पूछेगा, जहां पर रुम्मिनदेही में ही लुम्बिनी स्थित है दोस्तों। ठीक है ना, लुम्बिनी में ही क्या हुआ था? अशोक महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। ठीक है ना, तो 20वें वर्ष आकर यहां पे बलि कर को घटा दिया था, 1/8 कर दिया था। सी इसका उत्तर है।
सुमेलित करें। यहाँ सही सुमेलित करना है, किसको किसका उपनाम था या किस नाम से जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त को दोस्तों सेंड्रोकोट्टस के नाम से, सेंड्रोकोट्टस नाम उल्लेख है कई जगहों पर, तो सेंड्रोकोट्टस चंद्रगुप्त के लिए। बिंदुसार के लिए अमित्रघात, बी का 3 होगा। अशोक के लिए देवा नाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी का इस्तेमाल हुआ है, प्रियदर्शी 1। चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था, तो सी इसका उत्तर होगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। आप लोग लगातार हमारे सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्वयं जब हमारे ये 10 वीडियोस जो इसके पहले आए हैं वो देख लीजिए और पेपर को सॉल्व करिए, आपको स्वयं समझ में आएगा कि प्रश्न कहीं और से नहीं आते हैं, यहीं से आते हैं। बाकी जो डाउट हो, आप ऊपर जो दिया गया है आप देख रहे होंगे, हैशटैग में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें पूछ सकते हैं। कई लोगों ने पूछा भी अपने डाउट्स को भी, तो आप लोग भी पूछते रहिए ऐसे ही। निम्नलिखित सातवाहन नरेशों में किसे तिसमुद तोय पीतवाहन कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सातवाहन किंग्स इज कॉल्ड तिसमुद तोय पीतवाहन? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, गौतमी पुत्र शातकर्णी को तिसमुद तोय पीतवाहन भी कहा गया है। इसका जो अर्थ होता है तिसमुद तोय पीतवाहन, अर्थात जिसके घोड़े, ये घोड़े संबंधित है कि जिसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता है, तिसमुद तोय पीतवाहन, जिसके घोड़े 3 समुद्र के पानी पीते हैं, वो किसके लिए कहा गया है? गौतमी पुत्र शातकर्णी के लिए। गौतमी पुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश का एक शासक था, बहुत ही यह प्रतापी राजा था इस वंश का। तिसमुद तोय पीतवाहन की उपाधि इसने धारण की थी। उसका प्रभाव पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में यदि बात की जाए तो हिंद महासागर तक फैला हुआ था। तो इस प्रकार से इसीलिए कहा जाता है कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी दोस्तों इसकी माता जो बलशी थी उनके नासिक अभिलेख में मिलता है, जिसमें इसे एकमात्र ब्राह्मण तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। तो यह पूछा गया है कि नासिक अभिलेख में किसे एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, तो गौतमीपुत्र शातकर्णी को। गौतमीपुत्र शातकर्णी को दोस्तों वर्ण व्यवस्था का संरक्षक भी कहा जाता है। उसने वर्ण व्यवस्था को संरक्षित करने का प्रयास किया। इसने अपने सिक्कों पर राजसिर भी अंकित करवाया था। तो पूछा जाता है किसने अपने सिक्कों पर राजसिर अंकित करवाया, तो गौतमीपुत्र शातकर्णी ने। अगला है, कौन सा युग्म असत्य है? स्वप्न वासवदत्त भास का है, बिल्कुल सही है। विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम दोस्तों ये कालिदास का विख्यात नाटक है। इसी में राजा पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम और विवाह की कथा का उल्लेख मिलता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि राजा पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम विवाह का वर्णन या कथा किसमें मिलता है, तो उर्वशी से। विक्रम उर्वशीयम, इसको अगर संधि विच्छेद करें इसका, तो विक्रम उर्वशीयम, तो यहाँ पर उर्वशी नाम ऑलरेडी छिपा हुआ है विक्रमोर्वशीयम में, तो ये कालिदास का नाटक है, तो यही गलत होगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है, कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है, तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा कालिदास की रचनाएं याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहार और यह आपका विक्रमोर्वशीयम। इतना याद रखिएगा, कालिदास पूछे जाते हैं जब मिलान करने को आता है, तो वो अगर आपको तैयार रहेगा तो जो गलत रहेगा उसको आप आसानी से ढूंढ लेंगे। गुप्त काल में प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन द गुप्त पीरियड। तो ये बड़े से छोटे में है, देखिए बड़े से छोटे में, अर्थात यह अवरोही क्रम में दिया हुआ है। आपको बताना है कि सबसे बड़ी इकाई प्रशासनिक इकाई कौन सी होती थी और सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी होती थी। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन याद रख लीजिएगा। जो सबसे छोटी इकाई थी ग्राम थी इसमें से, और भुक्ति जो है सबसे बड़ी थी। तो गुप्त काल में ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। इसका प्रमुख अधिकारी ग्रामपति कहलाता था या ग्रामिक कहलाता था। ग्राम के बाद जो ग्राम से बड़ा था पेठ, जिसमें ग्राम का समूह आता था। उसके बाद तहसील, जिसे वीथी कहते थे, वीथी आता था, ठीक है ना, वीथी।
तहसील होता था, ग्राम समूहों का समूह होता था, उसके बाद विषय आता था, अर्थात जो यहां पर दिया है जिला, ठीक, वह जिला होता था विषय, और फिर देश आता था, या देश को ही भुक्ति कहते थे या अवनी कहते थे, ठीक है ना, या साम्राज्य कहते थे। तो जो सही क्रम होगा, ग्राम, ग्राम के बाद पेट, फिर वीथी, विषय, फिर देश या भुक्ति या अवनी या साम्राज्य, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग के नियंत्रण में थी? तो विच डिपार्टमेंट ओवरसीज द मार्केट कंट्रोल सिस्टम प्रिवेलिंग बाय अलाउद्दीन खिलजी। यहां पे दोस्तों हमने दीवाने रियासत की एक बार और चर्चा की है, बहुत भली भांति चर्चा की है एक वीडियो में, ठीक है। अगर आप 10 पूरा 10 हमारे वीडियोस देखे होंगे तो आपने उसको याद रखा होगा। तो दीवाने रियासत, ठीक है ना, दीवाने रियासत के नियंत्रण में थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो प्रचलित की थी उसकी देख रेख के लिए उन्होंने दीवाने रियासत नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग का कार्य जो होता था, सुल्तान द्वारा बनाई गई जो मूल्य सूची थी उसी के आधार पर सभी सामानों के विक्रय का, क्रय विक्रय का प्रबंध करना था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत सभी वस्तुओं के अलग अलग अधीक्षक बनाए थे उसने, जो शाहने मंडी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? शाहने मंडी या शाहना ए मंडी कहलाते थे। अगर हम दीवाने अर्ज की बात करें, जो डी ऑप्शन है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना बलबन द्वारा की गई थी। इस विभाग का प्रमुख जो था आरिजे मुमालिक होता था, और यह भी सेना से संबंधित विभाग था। दीवाने अर्ज जो है यह सेना से संबंधित था। वही दीवाने रसालत जो ए ऑप्शन है इसकी बात करें तो दीवाने रसालत एक विदेश विभाग से संबंधित यह संस्था थी, दीवाने रसालत। इसका जो अध्यक्ष था वह सद्र होता था। और ये जो आपकी दीवाने रसालत है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। इसके लिए किसी अधिकारी या किसी अमीर की नियुक्ति अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं की थी, ठीक है। इसका कार्यभार स्वयं अपने हाथ में रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बहुत प्रसिद्ध था डिपार्टमेंट है दीवाने रसालत। इसी के साथ ही इसके अंडर में एक और उसने विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने मुस्तक राज कहा गया। दीवाने मुस्तक राज ये कर से संबंधित था, ये दीवाने रसालत के अंडर में कार्य करता था, दीवाने मुस्तक राज, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न और भी पूछते हैं, जैसे दीवाने खैरात पूछ लिया, तो दीवाने खैरात, खैरात से आप यह समझिएगा जहां पे खैरात शब्द आए, जो निर्धन और असहाय लोग थे, ठीक है, बहुत गरीब लोग थे, उनके लिए दीवाने खैरात की स्थापना की गई थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, तुगलक वंशी शासक फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जिसका प्रमुख कार्य निर्धन और असहाय लोगों के जो पुत्रियों के विवाह आदि के लिए या किसी अन्य कार्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता था। तो इसका उत्तर जो पूछ रहा है बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख के लिए, तो दीवाने रियासत बी इसका उत्तर होगा। बाकी जो विभाग आएंगे धीरे धीरे किसी न किसी टेस्ट में सम्मिलित करते हुए समाप्त हो जाएगा, और ग्रुप में एक साथ सब हम दे देंगे। आप लोग थोड़ा इंतजार करिए, मुझे पता है कुछ चीजें लेट हो जाती हैं ग्रुप में देने में, लेकिन मैं धीरे धीरे सब प्रोवाइड कराता रहूंगा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग स्थापित करने का उद्देश्य था। देखिए, सबसे पहले तो दीवाने अमीर कोही या दीवाने कोही भी कहा जाता था, इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किससे संबंधित था? तो कृषि से संबंधित था, कृषि विभाग था। तो यहां पे ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। तो इसका उद्देश्य क्या था? भूराजस्व वसूली को नियमित करना। द एम was to set up an agricultural department called दीवाने अमीर कोही by मोहम्मद बिन तुगलक is भू राजस्व वसूली को नियमित करना, उन्नत किस्म के संकर बीजों का उत्पादन, कृषि की उन्नति, ए व सी दोनों, तो बोथ ए एंड सी, ए और सी दोनों होगा, अर्थात भू राजस्व वसूली को नियमित करना और कृषि की उन्नति, ये दोनों ही इसका उद्देश्य थे। तो दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। कृषि विकास और मालगुजारी व्यवस्था की जांच हेतु इसकी स्थापना की गई थी। यह विभाग कृषि से या एग्रीकल्चर से संबंधित था, जिसका अध्यक्ष अमीरे कोही कहलाता था। दीवाने
अमीर कोही का जो अध्यक्ष कहलाता था, अमीर कोही कहलाता था। अकाल से निपटने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अकाल संहिता का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, पूछा गया है कि अकाल संहिता का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसके अंतर्गत उसने कुएं खोदने, बीज तथा हल खरीदने के लिए कृषकों को कृषि ऋण भी प्रदान किया था। तो कृषकों को कृषि ऋण किसने प्रदान किया था? या जिसको सोंधर कहा गया। क्या कहा गया? सोंधर। यह एक कृषि ऋण था, सोंधर, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को प्रोवाइड करवाया अकाल के समय, ठीक है, या मुश्किल के समय। डी इसका उत्तर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।